अच्छा कॉलेज मिल जाता मुझे, मुंबई का वगैरह कॉलेज मिल मेरा बस 10-15 मार्क्स फिजिक्स ने मेरे को डुबा दिया, बस ये बोलूँगा मैं। 305 मेरा बायोलॉजी है, मेरा 133 केमिस्ट्री है, बस अभी फिजिक्स का बोले तो मेरा 85 ही है, इसलिए मैं डूब गया। देखो मैंने बोर्ड के ऊपर आपको क्या समझाया था, बराबर है क्या? तो आपको लाइटली नहीं लेना है, देखो उसका। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायो में उसको भी पूछो आप, प्रज्वल बायो में कितने मार्क्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट बेसिकली, मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए? 300 के अबव। हाँ, देखो ये मैंने भी आपको बताया था आपको क्या कि बायो में जिनको 300 प्लस मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा करके। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसे सब्जेक्ट है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप केमिस्ट्री में भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे 160 मिलेगा, आप आपके मन से नहीं कर सकते कोई भी। आप एक्सपीरियंस पूछ लो, जो एक्सपीरियंस हुए उनको देखो, उसका स्कोर पूछो आपको। बायो में कितने? 305 है, केमिस्ट्री में कितने? 130, फिजिक्स में कितने? 85, 80। मेरा स्कोर 80। लेकिन ये चीज देख लो कि उसको फिजिक्स में 80 तो भी उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है, समझ में आया? तो आप जो प्लानिंग करेंगे सब्जेक्ट वाइज, आपको पहले 80 की प्लानिंग करना है क्या? समझ में आया क्या? उसके अगर फिजिक्स में उसको कम मिले, उसको थोड़े और ज़्यादा मिलने चाहिए थे। ये कुछ भी नहीं, हमारा मतलब और एक स्टूडेंट है उसको 541 मार्क्स है, उसको फिजिक्स में 75 मार्क्स है, तो भी उसको 541 मार्क्स है। समझ में आएगा? मतलब जब आप 100 प्लस भी रखेंगे वो सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले तो जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है उसको बायो में आपको 300 को क्रॉस करना ही है। और बायो में 300 क्रॉस करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट चाहिए करके। ऐसा बहुत क्रिटिकल होता है कि बायो सब्जेक्ट नहीं, बायो 300 प्लस के लिए बस एनसीईआरटी मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने 5-6 बार एनसीईआरटी पढ़ा, फिर भी मेरा 305 है। अभी आपको जितना टाइम है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस एक मैंने गलती ये किया कि आप अपने पॉइंट्स जो है, अगर समझो मैं एक पैरा पढ़ा तो वो पैरा में जो पढ़ा वो थोड़ा साइड में लिख के रखने का। अगर ये इतना, क्योंकि देखो अभी जब 15 दिन रहते एग्जाम के लिए तो इतना जंबल होता है कि ये फ़ोन करेगा, वो फ़ोन करेगा, और सर लोगों को भी डाउट पूछेंगे ना, इतना नहीं बता सकेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि बम करो, गोला मत करो, जमा मत करो। ये सब डाउट जो अपन जमा करेंगे ना, ये सब अपने लिए एक्सप्लोजिव्स है। ये 15 दिन बाद फटना चालू कर देती है, आखिर में अपन खुद को ये डूब लेंगे, खा लेंगे पूरी। दिवाली की बम जैसे फुटती है आखिर में, अपन को समझेगा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए और फिजिक्स में इतना ही बोलूँगा कि देखो मैं 2017 का पेपर देखा, 18 का भी देखा। बेसिक देखो, बेसिक प्रिपेयर करो। अगर बेसिक प्रिपेयर करोगे ना तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन अच्छे से जम जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही मैं एडवांस क्वेश्चन से चालू करूँगा, ऐसा नहीं करो। पहले जो एनसीईआरटी के जो अपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आते हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, मैं वही प्रिपेयर करूँगा। पहले मेरा स्टेप बाय स्टेप रहता था। फिजिक्स का कैसा किया मैंने कि जो क्लास में अपना, मैं पहले बार क्लास में ऐसा भी नहीं करूँ, एकदम 80% अपना जो स्टडी है वो क्लास में हो जाना चाहिए। घर जाके सिर्फ एमसीक्यू करना, सिर्फ एमसीक्यू। यहाँ पे जो जितना डिलीवर किया बस अपन जो रास्ते से चल रहे कि वही रिवाइज करते हुए, एक आदि को नाम दे दिया, बायो का नाम दे देने का, एक आदि वो डायनासोर का नाम दे देना, ऐसा चलते हम नांदेड़ में यही स्टाइल, नांदेड़ में बोलो, नागपुर में बोलो, वर्धा में बोलो, यही स्टाइल है। अगर पढ़ना है तो अच्छे से। और ग्रुप स्टडी मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड करो, क्योंकि ग्रुप स्टडी में टाइम पास थोड़ा सा होता है, ग्रुप स्टडी में अवॉइड करो। और बस यही, बस मैं बोलना चाहूँगा कि बायो को थोड़ा फोकस में रखो, लेकिन ये दोनों भी लेके चलो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते कि नहीं मैं बायो में कर लूँगा हो जाएगा, नहीं होता है। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को लेके चलो अच्छे से, तीनों को ट्रैक लेके चलो। मिनिमम आपको अभी फिलहाल तो अभी ये है तो अभी 8 आवर्स की ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका बढ़ेगा टाइम, आपको मिनिमम 18 आवर्स पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा 18 आवर्स, क्योंकि आखिर में कैसा रहता है, अभी लगता है ये क्वेश्चन आसान है हो जाएगा, नहीं, लेकिन आखिर में जब सब सिलेबस अपन को 108 चैप्टर सब कलेक्ट करना पड़ता है, तब बोलना पड़ता है कि नहीं 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 ये फार्मूला अलग लग रहा है, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा होता है। ये 108 आखिर में क्या होता है कि जब अपन को सब चैप्टर, बायो भी रखना पड़ता है, केमिस्ट्री भी रखना पड़ता है, फिजिक्स भी रखना पड़ता है, 3 घंटे में अपन को पूरा मतलब जो पढ़ा 2 साल वो सब रिवाइज करना। इसलिए आपको कंटिन्यू रिवाइज करते रहना पड़ता है कि मैं ये करूँगा,
मैं ऐसे याद करते रहूँगा। अपने माइंड को अगर अपन कंटिन्यू वो रिवाइज में रखेंगे ना तो हो जाएंगे। और बस एक है कि आखिर की जो टेस्ट सीरीज देते हैं क्लासेस वाले, इनकी टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया रहती है, एनसीईआरटी बेस्ड। और वो तो टेस्ट सीरीज एकदम मिस ही नहीं करना। कम आए ज़्यादा आए, घर वाले बोलेंगे कम आ रहे हैं, हाँ ठीक है आ रहे हैं, मूवी देखना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए, नहीं इतना टेंशन लेना, लोग नहीं लेना, कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। अभी ये था पोस्टपोन हुआ, बस 3 दिन मूवी देखा मैं, घर वाले बोलेंगे मत देख मत, रूम बंद कर लेना, देख लेना, अपना टाइम पास कर लेना, हो गया, पढ़ लिया आज के दिन। थोड़ा रिलैक्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम बोलोगे नहीं मैं पढ़ते रहूँगा तो नहीं होगा, थोड़ा रिलैक्स भी लेना। घर वाले बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो, उनको तो लगता है कि 24 आवर्स में दिन में 26 घंटे होने को होना, तब जाके होगा इनकंडी। ऐसा नहीं है, तो ऐसा थोड़ा रेगुलर में पढ़ते रहना। ये अपना जो माइंड है ना, इसको अगर अपन वो तरीके से सेट करेंगे 3 घंटे से, 3 घंटे के हिसाब से सेट करके रखना चाहिए माइंड को। मैंने वही किया था नांदेड़ में भी, और लातूर में के जो स्टूडेंट टॉप आते हैं उनका वही रहता है कि जो 3 घंटे का जो टाइम है ना वो सेट करके रखते हैं कि अपन को 3 घंटे में कैसा सेट करके रखने को दिमाग कि फर्स्ट चैप्टर को भी आना, लास्ट चैप्टर भी आना, बैठ के रहना 3 घंटे, अपन फोकस, फुल फोकस। पेपर का टाइम का है 2 से 5, तो आखिर का जो 1 महीना रहता है कंटिन्यू बैठ के रहना। जो ऑनलाइन एग्जाम होते थे आखिर वाले, मैं वही पे बैठा रहता था 2 और 5 के बीच में, बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, पानी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसी आदत लगाना, पानी नहीं जाना, वॉशरूम नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आदत लगा के रखना कि मेरे को 3 घंटे में एकदम फुल माइंड फोकस रहने होना, नहीं जाना, नहीं करना, कुछ भी नहीं। 3 घंटा बस मेरा पेपर, मेरी OMR और बस। और एक मिस्टेक कि मैं क्वेश्चन किया लेकिन OMR में गलत किया, ये तो सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने हाथ से सीट देना है। वो 3 घंटे में आपकी MBBS की सीट आपके सामने खेलेंगी कि आप जाओगे ऊपर नीचे, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इसको पकड़ के रखूँगा और आखिरी क्वेश्चन में उसको बैठ जाना है, बस हो गया मेरा फाइनल। और बाहर आके बोल देना कि बस मेरा हो गया, इस साल तो हो गया। बस 3 घंटे वो MBBS की सीट आपके सामने रहेंगे, ऐसे खेलेंगी, ऊपर जाएंगी, नेगेटिव गया नीचे आएंगी, और ऊपर जाएंगी, रैंक खेलेंगे आपके सामने। वो 3 घंटे इसलिए, और एक भी चैप्टर मिस मत करो, सब प्रिपेयर करो अच्छे से। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरा बायो का चैप्टर रहने दो, बायो का तो मिस ही मत करो, मिस ही नहीं। केमिस्ट्री का भी इनऑर्गेनिक कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए, छोटे छोटे चीट्स बनाओ, ऐसा इनऑर्गेनिक के लिए थोड़े टेबल याद रहने को ना। रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑर्गेनिक क्या, बस ऑर्गेनिक का ये बोलूँगा एनसीईआरटी बेस्ड ऑर्गेनिक पढ़ने, बस एनसीईआरटी बेस्ड। इनके नोट्स है वो तो बहुत काफ़ी है, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आता। और थोड़ा लगा कि कभी एक्स्ट्रा जा रहा है तो भी अपना एनसीईआरटी क्लियर कर लेना। कोई अभी से बोलेंगे कि नहीं, मैं अभी से बोलूँगी कि नहीं मैं एनसीईआरटी करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले एक्स्ट्रा करोगे तो थोड़ा एनसीईआरटी में तो इतना फोकस आता है। अगर तुम ये नोट्स अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे एक बार तो नहीं होगा, अगर इनके नोट्स आप परफेक्टली करोगे ना तो एनसीईआरटी 3 बार रिवाइज हो जाएगा, मतलब ये आपका काम आसान करते देते। बस इतना, क्लास में 80 से 90% पूरा, मतलब इन्होंने ऐसे बोला, ये भी अब जैसे अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे, क्लास में पढ़ा दिया, तो अपन जब आखिर में पढ़ते हैं ना तो ये भी ध्यान में आना चाहिए कि सर ने जो बोला था टाइम पे, ऐसा इतना फोकस भी पढ़ना चाहिए क्लास में। नहीं बोलूँगा बाजू वाले के साथ, कौन मेरे बाजू में बैठा है ये भी नहीं पता, बस अपना ध्यान, अपना ये माइंड और अपने सर क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, हर एक इसमें अपन खुद ही मोटिवेट होना, कभी ढूंढना नहीं, किसी का मोटिवेशन कभी ढूंढना नहीं। यूट्यूब पे ढूंढोगे ये मोटिवेशन लाखों पड़े, कोई फायदा नहीं है मोटिवेशन का। खुद जब तक मोटिवेट नहीं करोगे, अपना बस देखना अपने मम्मी पापा उन्होंने रखा है अपने लिए, और खुद क्या सोचा है क्या करना है, बस ये चलते जाना। कोई नहीं, कोई मोटिवेशन ढूंढना नहीं। एक बार बस लो फील कर रहे हो, सर से मिलो, सर लो फील कर रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेट कर दो, नहीं तो थोड़ा जोक देख लो, मूवी देख लो, शॉर्ट मूवी चलता है कभी, ठीक है, नहीं चलेगा। इसलिए बस डाउट भी, तो मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डाउट इकट्ठा मत करो। जो डाउट इकट्ठा करोगे वो मैं बोल रहा हूँ बम फटेंगे आखिर में, बहुत फटेंगे बहुत। और सर लोगों को इतना टाइम रहता ही नहीं आखिर में कि सबके डाउट क्लियर करेंगे करके। बस अभी इतना करो, आपका हो जाएगा, पक्का नीट हो जाएगा। ये जो बोल रहे ना, ये अगर फॉलो किया एनसीईआरटी बेस्ड क्लास के नोट्स जो सर बोल रहे, इतना मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक भी नहीं बचेगा बिना MBBS का, सब MBBS बन जाएंगे पक्का। 2000 अभी कौन सी बैच अभी है आपका, MBBS कब है एग्जाम? 22 बस सब बन जाएंगे। मेरे तो ये सब हो जाएंगे।
सब हो जाना चाहिए एमबीबीएस, अच्छा हो जाएंगे सब डॉक्टर डेस्टिनी के। अब देखो कैसा है पता है क्या, प्रज्वल ने आपको क्या बताया कि आपके जो 3 घंटे होते हैं एग्जाम की, और आपके साथ 3 घंटे में आपके सामने सिर्फ क्या रहती है जो आप सबमिट करते हैं, क्या सबमिट करते हैं, क्वेश्चन आंसर की, अभी वो हमारे आंसर की, जैसे आपको कल पेपर कब आपका कल ही हुआ ना, वैसे मिलती है आपको वो आंसर की, मतलब आपकी एमबीबीएस है, समझे क्या। और आपको 3 घंटे में रिप्रेजेंट करना है खुद को वहाँ पे कि आप एमबीबीएस के लायक है या नहीं है, समझ में। आप देखो आप 2 साल पढ़े किसके लिए करे, सिर्फ वो 3 घंटे के लिए, समझेगा कितना इंपॉर्टेंट है। वो 2 साल का टाइम वो 3 घंटे के साथ अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो 0.00001% में आएगा, समझ में, कि जिसको हम मतलब इतना कम आपको 2 साल का जो भी आपका क्या है प्रिपरेशन है, जो भी आपकी मेहनत है 2 साल की, वो आपको 3 घंटे में रिप्रेजेंट करना है। वो शीट ही मतलब आपकी एमबीबीएस की वही बताएंगे कि उसको उसने मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको, उस शीट को आपको पकड़ के रखना है या छोड़ देना है, समझ में है क्या। और 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, तो इसलिए आपको कौन सा कवर, देखो केमिस्ट्री बोलते सब लोग कि केमिस्ट्री में 30 मिनट्स में करूँगा, फायदा नहीं है, खास करके फायदा नहीं है। मैं बायो कैसा है, एक बार पढ़ लिया हो जाएगा, ठीक है, ये यस तो यस, नो तो नो, ऐसा है बायो का। इसलिए मैं बायो जितना परफेक्ट करूँगा, जितना परफेक्शन रहेगा मेरा बायो में, टिप्स पे खेलना चाहिए एनसीईआरटी अपना। बायो को बहुत परफेक्शन चाहिए कि मेरा बायो का मैंने एक बार सवाल पढ़ लिया तो तुरंत आंसर आना चाहिए, कि रिफ्लेक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बायो का। क्योंकि अपनों को आगे का टाइम एडजस्ट करना है, केमिस्ट्री भी बिठाना है, फिजिक्स भी बिठाना है। फिजिक्स को 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही है, मिनिमम 1 घंटा के ऊपर ही चाहिए। अगर फिर भी मेरे को 100 के ऊपर जाना है तो 1 घंटा मिनिमम चाहिए। और कैसा अभी से मैनेज करना सीख लो, धीरे धीरे, एकदम नहीं होता है किसी से भी, धीरे धीरे अपन वो एटमोसफियर में आना। 1 घंटे वो जो है एग्जाम के पेपर रहता है उसके पहले धीरे धीरे उसके साथ अडेप्ट होना, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, उस कभी क्वेश्चन नहीं आया ऐसे भी रखना कि मैं चेक करने के लिए भी टाइम रख रहा हूँ। धीरे धीरे अगर ऐसा करोगे अभी से तो आप कुछ भी लगेगा नहीं नीट का पेपर। लेकिन अगर एकदम से पेपर के हॉल में बैठ जाओगे तो नहीं फिर मुश्किल है। अभी से एडेप्टेशन लाना पड़ेगा आपको 3 घंटे के लिए। बस अभी फिर मेरे को भी क्रॉस कर जाऊंगी ये किया तो, मैं ये सब जो बोला ये सब मेरी गलती। मैं अभी जो सोचा अभी सोच रहा हूँ कि मेरी गलती क्या थी, तो ये मेरी गलती। फिजिक्स के फार्मूला अलग लिख के निकालो, ये मैंने किया नहीं, मेरा मार्क्स गया। जो मेरा दोस्त था मेरे साथ प्रिपरेशन करता था वो ये करता था, वो चलेगा तो वो पढ़ता था वो ये मैं अपने मन ही में रिवाइज करता था, लेकिन उसका नोट्स फ़ायदा हुआ, वो 550 में पहुंच गया, मैं इधर ही अटक गया। वो अभी हंसता है कि नहीं मैं उस पर हंसता था, अरे ये क्या चलते हुए पढ़ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग धोखा दे दिया ऐसा। इसलिए आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जितना उसके साथ अडेप्ट रहोगे तो उतना अच्छा रिफ्लेक्स आएगा। कोई भी फार्मूला आपको पॉइंट मतलब तुरंत याद आना चाहिए, 1 सेकंड 2 सेकंड में याद आना चाहिए। आप फार्मूला ही थोड़ी देर बाद सोचोगे तो कब उसको सॉल्व करेंगे, कब न्यूमेरिकल में बिठाओगे, ऐसा होता है। इसलिए फार्मूला बहुत टिप्स में रखो। और सर इतने अच्छे फैकल्टी है आपके पास, मैम भी है केमिस्ट्री वाली बहुत बढ़िया, उन्होंने तो 133 तक पहुँचा दिया, उनके नोट्स बहुत बढ़िया है। और सर का अभी कैसा, सर के साथ मेरा ही थोड़ा डाउन हो गया, सर ने भी बहुत किया था लेकिन क्या करें अभी। सर ने बहुत बात किया मेरे से, बहुत बोले कि तेरा गया फिजिक्स की वजह से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में जो प्रॉब्लम होता है ना, टाइम का प्रॉब्लम होता है। देखो जैसे कि आप एग्जाम में पहले बायो सॉल्व करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, तो फिजिक्स में प्रॉब्लम कहाँ पे जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको या कोई भी स्टूडेंट को फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आते करके, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है, टाइम पे। अब देखो मुझे बताओ, एक जो स्टूडेंट है उसको 75 मार्क्स मिले फिजिक्स में, क्यों मिले पता है 75, उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते थे लेकिन टाइम का प्रॉब्लम। लास्ट में ऐसा हो जाता है कि 10-12 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए हम अभी से कितने मार्क्स के टेस्ट ले रहे हैं। आपके कल कितने मार्क्स के टेस्ट हुई 720, और आपके नीट का भी पेपर कितने का होना है 720। हम 2 साल पहले से 720 के पेपर इसलिए ले रहे कि आपकी नीट के एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको मतलब टाइम इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस आपके अटेंड होने चाहिए उतने टाइम में, समझ में आए क्या। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या कि जनरली हम प्लानिंग करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि पहले बायो सॉल्व करने का, फिर बायो के बाद केमिस्ट्री सॉल्व करने का, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स सॉल्व करने का। अब देखो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, अगर मैं सेल्फिश होता तो मैं क्या बताता, पहले फिजिक्स ही सॉल्व करने का, बराबर है क्या। बट मैंने बताया कि आपको नहीं, आप लास्ट में होता क्या है कि फिजिक्स सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलता, 10-15 क्वेश्चन छूट जाते, आप कितनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम मिला था नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है टाइम। इसलिए फिजिक्स का मैंने सबसे पहले क्या किया,
कि फिजिक्स का 2 से 3 मिनट पहले एनालिसिस कर लेना, क्या क्या क्वेश्चन दिया, क्या क्या क्वेश्चन नहीं दिया। जो थ्योरी क्वेश्चन है वो पहले कर लेना कि हाँ ठीक है, जो एक फार्मूला बेस्ड है वो फार्मूला में डाल बराबर। ये कब होगा रिप्लेस, मैंने बोला जितना आप उसके साथ अडेप्ट होते रहोगे, उसको याद करते रहोगे, हाँ ये फार्मूला हुआ है, ये फार्मूला, वैसे तो आराम से टाइम हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं। तो यही कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन ये फार्मूला में डालेंगे तो हो जाएगा, ऐसा तुरंत आ जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, बस बाकी कुछ उसके लिए है ही नहीं, बस कुछ। प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि जो थ्योरेटिक कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते कि आपको क्वेश्चन देखते कि आंसर पता चलता कि ये आंसर है करके, समझ में आएगा। फिजिक्स में भी होती है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए कि आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सब टाइम का है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको आप लोगों को टाइम मिलता है क्या, कल आपने 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया, आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को टाइम क्यों मिलता है, क्योंकि वो आता नहीं उनको, जिनको आता नहीं उनको टाइम बराबर बहुत ज़्यादा, उनके 2 घंटे में पेपर सॉल्व होता है, बराबर है। लेकिन अगर आपको मुझे बताओ जिनको पूरा पेपर आता ना 180 में से 180 का, उनको प्रॉब्लम कहाँ पे जाती, टाइम में, समझ में आएगा। तो टाइम का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है आपको कि 3 घंटे में सॉल्व होना ही चाहिए पेपर। सबका वही प्रॉब्लम जाता है। अब जिनको नीट में 500 प्लस मार्क्स मिले, उनको और 600 प्लस भी मिल सकते थे, लेकिन टाइम की वजह से नहीं मिले। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो अभी से आपको ध्यान देना है टाइम के ऊपर। रजुल, बायो का पेपर कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए? बायो का भी तो OMR देखा जाए तो 50 मिनट्स, 50 मिनट्स में मिनिमम, लेकिन 40 मिनट्स में मेरा पेपर हो जाना चाहिए पूरा मार्क करके कि ये मतलब 40 मिनट में एनालिसिस होना चाहिए और 10 मिनट बायो के गोल करने के लिए। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मैं मार्क्स सब कर लूँगा, 1 का 2 कर दूंगा, 2 का 3 कर दूंगा, गया। नहीं तो कुछ बोलेंगे मैं 5 मिनट में कर देता, अरे तू 5 मिनट में करेगा लेकिन 3 गलत हो गए ना, कुछ फायदा नहीं, तेरा रैंक कितना पीछे चला जाएगा। अभी 1 मार्क पे 2000 रैंक है, 523 को समझो 63,000 रैंक है, 524 को 61,000 रैंक है, बोलो 2000 रैंक अभी झेल सकती क्या? मुझे बताओ नीट देने वाले स्टूडेंट कितने, अगर 1 मार्क कम है ना तो रैंक कितने का डिफरेंस? 2000 का डिफरेंस, 2000 रैंक पीछे चल जाऊंगा। एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2000 का मतलब 2000 अगर वैकेंसी अपन सीट देखेंगे ना 2000, तो महाराष्ट्र के आधे कॉलेज लगेंगे, उसके पूरा टोटल 2000 सीटें, और एक मार्क की इंपॉर्टेंस देखो। महाराष्ट्र में जैसे नागपुर में बताओ मुझे, नागपुर में GMC में कितनी 250 सीटें और IGMC में कितनी 200 सीटें, मतलब नागपुर के दोनों कॉलेज मिला के 450 सीटें, वर्धा के कॉलेज में शायद 90, 60 या 90 कुछ तो भी सीट है। तो आप देखो 1 मार्क की वजह से 2000 का डिफरेंस होता है, तो ये एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने नीट कर ली ना, आपको MBBS कॉलेज मिल गया तो आपकी लाइफ बन गई। अब ये देखो भाई बहुत खुश है, इसको नींद भी नहीं आती अभी, आपको अभी बहुत नींद आती ना, बढ़िया 10-10, 12-12 घंटे सोते आप। आधे लोग तो दिन में भी, दोपहर में भी सोते, उसमें के आधे क्लास में भी सोते, क्लास में बैठे, उनका ध्यान नहीं रहता। नहीं, क्लास में कैसा है अभी, अगर तो अभी खुद ही एनालिसिस करो, एक दिन क्लास में आओ और क्लास में एक जो बैठा है क्लास का उसको बिठा दो साइड में, उसको बोला तो वो चैप्टर प्रिपेयर कर, मैं भी वो चैप्टर प्रिपेयर करूँ, तो आपको 6 घंटे लगेंगे, उसको 2 घंटे में वो चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर वापस बैठो साथ में, आप 6 घंटे पूरा ले लो, उसको बिठाओ, आप बिठाओ, उसको भी MCQ कराने लगा, आपको भी MCQ कराना। आपको मैं बोलता 50 से 60% MCQ आएगा ही नहीं और वो पूरा कर लेगा, क्योंकि क्लास में कैसा है जो इम्पोर्टेंट रहता है वही सर लोग बोलते हैं, वही आपको पूरा बेसिक पूरा बेस बना देते हो क्लास में। तो क्लास का भी अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी रिपीट किया तो मेरा 9 महीने 7 महीने का क्लास था। 7 महीने में मैं मुश्किल से 2 दिन एब्सेंट था, वो भी बहुत क्रिटिकल की सिचुएशन में। मैं एक भी दिन क्लास मिस ही नहीं किया, और मेरा फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच तो था ही कन्फर्म बैठे। देखो मतलब पहला तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क क्या है आपका, मतलब आपकी स्टेप में पहली स्टेप क्या है कि आपको क्लास रेगुलर करना है, समझेगा, ये पहली स्टेप है। मतलब आपको MBBS कॉलेज मिलना चाहिए, गौर MBBS मिलता है तो डायरेक्ट नहीं मिलता, इतना ईजी नहीं है। आपको बहुत ईजी लगता है कि ऐसे ले लूंगा मैं, इतने 10 तक का और ये बहुत अलग अलग है, समझ में है क्या। पहली देखो सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, क्लास रेगुलर करना है, कोई भी कंडीशन हो, क्लास क्या करना है
रेगुलर करना है, उसके बाद फिर बाकी आता है। क्लास करने के बाद भी तो पता चलेगा ना कि आपको जो पढ़ा रहे वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। टीचर लोगों को काम क्या रहता है पता है क्या, कि आपको जो सिलेबस है ना उसको इजी करके देना। हम आपके वहाँ पे आके गोल कर सकते हैं क्या, वो आप कुछ करना है, समझ में है क्या। और इसको पूछो आप नीट जेई के एग्जाम में, आपको एग्जाम में सिर्फ पेन लेने देते हैं, पेन के अलावा कुछ नहीं। और वहाँ पे अगर मेरे जैसे एग्जामिनर रहे तो पेन भी चेक करते उल्टा करके, उसके अंदर कुछ है क्या। अभी पेन भी वही दे रहे, पेन ले रहे वही, अभी पेन भी वही दे रहे। देखो जो गोल करने वाले पेन रहते हैं वो भी आप लेके नहीं जा सकते। तो इतना, क्योंकि वो एग्जाम की लेवल वैसी ना, फुकट ऐसे एमबीबीएस बनाएंगे कि आपको मारेंगे आप पेशेंट को, फिर ऐसे बनाएंगे। समझ में है क्या। देखो 2 साल के बाद की आपकी लाइफ देखो अभी इसकी जैसी, अभी पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आजाद हो गया पूरा, कभी भी घूम सकता है, स्वातंत्र मिल गया उसको पूरा। कोई मतलब उसके बाद की लाइफ देखो ना, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रहेगी, कोई टेंशन है क्या, 2 साल ही टेंशन है। उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ जी सकते हैं अपने मन से जैसी चाहिए। और एक बार आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया ना, घर वाले आपको कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं करता। अगर आपने बोला कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका ड्रीम आपने कंप्लीट किया ना। समझ में है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या इसको, मतलब इसके बारे में, पढ़ाई के बारे में कैसे करना है, क्या करना है। आपने बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी रेफर की? देखो कैसा है, एनसीईआरटी के जो लाइन है, जिसने एनसीईआरटी बनाया उसको बहुत सारा कंटेंट उस 2 बुक में बिठाना है। तो उसने क्या किया है, एक पैरा में उसको 1 पेज समझा के दिया है। अगर डीप में पढ़ेंगे तो इसलिए आपको बाकी के ये क्लासेस के नोट्स है ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कोई समझेगा कि एनसीईआरटी कितना डीप में दिया है। अगर आप अभी पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो क्या कुछ भी नहीं, एक ही लाइन दिया है एक पैरा में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत डीप में दिया है वो पढ़ के। क्योंकि उसको एक इतनी बुक में इतना सारा नॉलेज बिठाना है, तो उसको आपको लगता होगा हार्ड लैंग्वेज उसकी एनसीईआरटी की, कुछ तो समझता ही नहीं होगा। तो उसको एक सेंटेंस उन्होंने एक वर्ड में बिठा दिया, वो समझना बस सर लोग, ये मास्टर लोग हैं तो इनको समझ जाएगा वो, इसलिए उन्होंने नोट्स बनाए हैं सर, इसलिए इनके नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आखिर में एनसीईआरटी पढ़ना, पहले ये पढ़ना, फिर आपको आसान जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि बायो का कोई सपोज कंसिडर करो अपना रेस्पिरेशन चैप्टर शुरू, ठीक है। पहले आपको सर जो रेस्पिरेशन का पढ़ाएंगे, पहले सर का क्लास करने का, उनकी नोट्स जो रहेगी वो लिखने का, उससे पढ़ाई करने की, और वो पूरा होने के बाद फिर कहाँ पे जाने का, वो चैप्टर के एनसीईआरटी पे जाने का। स्टार्टिंग से नहीं करना, पहले नोट से करने का जो पढ़ाते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाने का। समझ में आया ना। चैप्टर्स है बायो के भी, कुछ चैप्टर ऐसे नहीं बोल सकते कि बस रटना है, नहीं। टेक्निकल चैप्टर जैसे बायोटेक्नोलॉजी, अभी आप आगे पढ़ोगे याद आएंगे मेरी बात। बायोटेक्नोलॉजी जैसे एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, जब तक आपको सर लोग को समझेंगे नहीं ऐसा अप्लाई करना है उसको, तो नहीं समझेगा। अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे नहीं, कुछ भी नहीं आएगा आपको। क्या बोलेंगे वो बोलेंगे हाँ ठीक है मैं रट लूँगा, अरे रट लूँगा, 15 दिन में कहाँ रट लेगा, क्या रट लेगा, तो 109 चैप्टर कैसे रटेगा, नहीं रट सकता। इसलिए आपको टेक्निकली लैंग्वेज बिठाना है माइंड में आपको, और बस ये सर लोग भी कर सकते कि आपको टेक्निकली बिठा के दे सकते हैं। इसलिए आप ये जो नोट्स, ऐसी गलती मत करो कि नोट्स नहीं पढ़ूंगा डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ूंगा, ऐसे करूँगा तो फंस जाऊँगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन पूछना है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और किसी को पूछना है क्वेश्चन, किसी को हंसना है।